Okay, so now we start with the next lecture. और सबसे पहले देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 21, दैट इज द होमवर्क प्रॉब्लम. देखो इट्स अ सिंपल केस और हमें अल्फा यूज करना है यहाँ पे. देखो अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब है कि अगर आपने जैसे 100 अमाउंट से स्टार्ट किया, इसका अगर 20 अमाउंट डिकम्पोज कर गया, डिसोशिएट कर गया, तो हम बोलेंगे 20%. ठीक है. पर अगर इसको फ्रैक्शन में लेना हो, 100 की जगह इसको 1 लो, तो जो 20 था वो 0.2 हो जाएगा. तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज जस्ट लाइक मोल फ्रैक्शन, जिसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में चलती है. ठीक है. तो 20% डिसोशिएट कर गया टोटल का, इट मीन्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.2 है. तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है कि अमाउंट जो डिसोशिएट किया, अमाउंट डिसोशिएटेड डिवाइड बाय टोटल अमाउंट जो हमारे पास स्टार्टिंग में था. ठीक है. तो 20 डिसोशिएट किया डिवाइड बाय टोटल 100 था, तो 20 बाय 100 0.2 आ गया. ओके. तो करना क्या है, जब भी आप स्टार्टिंग में मान लो 1 से चलते हो, जब भी आपको अल्फा के लिए दिया गया है तो 1 से हमेशा अल्फा कम होता है, क्योंकि अगर अमाउंट डिसोशिएटेड मान लो अल्फा है, ठीक है, और स्टार्टिंग में आपने अमाउंट लिया था 1, तो यही आया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. तो 1 से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो जो भी आपने माइनस करना है उसको x की जगह अल्फा लिख सकते हो. हाँ, पर अगर आप c से स्टार्ट कर रहे हो तो c माइनस एक्स तो लिखा जा सकता है, पर c माइनस अल्फा नहीं लिखा जाता, क्योंकि अल्फा हमेशा 1 के कंपैरिजन में लिखा जाता है. मतलब 1 से अल्फा जाता है तो 2 से कितना जाएगा 2 अल्फा, 3 से कितना जाएगा 3 अल्फा. बस ये ध्यान रखना होता है. तो 1 से अगर हम स्टार्टिंग करते हैं तो 1 माइनस अल्फा, ये भी अल्फा बनेगा, ये भी अल्फा बनेगा. तो के पी कितना आएगा, अभी आप पार्शियल प्रेशर लिखने हैं तो टोटल मोल कितने आ गए, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, दैट इज 1 प्लस अल्फा. ठीक है. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी डिवाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी. सी का मोल फ्रैक्शन क्या आएगा, अल्फा डिवाइड बाई टोटल मोल्स, 1 प्लस अल्फा इंटू टोटल प्रेशर पी. ठीक है. और बी का कितना आएगा, यही आएगा सेम चीज. सॉरी, यहां पर हमने गलत कर दिया, सी इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी डिवाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ए. ठीक है. तो ये इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए में कितना आ जाएगा, 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पी. तो के पी कितना आ जाएगा, दैट इज पी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा स्क्वायर. तो इसको लिखेंगे अगर हम तो ये आ जाएगा के पी माइनस के पी इंटू अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू पी अल्फा स्क्वायर. तो के पी को क्या लिख सकते हैं हम, इज इक्वल टू के पी अल्फा स्क्वायर को राइट साइड ले जाएंगे तो अल्फा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा इंटू के पी प्लस पी. तो बस रीअरेंज करना था यहां पे. ठीक है. नाउ नोट इट डाउन. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23. यहां पर एक एरर है कि यहां पर ये सॉलिड की जगह गैसेस होगा, क्योंकि अगर ये सॉलिड होगा तो इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगी. ठीक है. तो अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, देन मर्करी गैसेस प्लस हाफ O2 गैसेस, तो सॉलिड है उसको तो इग्नोर करेंगे. तो मर्करी का अगर प्रेशर P डैश आता है तो O2 का हाफ मोल बन रहा है तो वो P डैश बाय 2 होगा. तो जो टोटल प्रेशर है दैट विल बी 3P डैश बाय 2. अब Kp कितना आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 रेज टू पावर 1 बाय 2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ मर्करी. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2. तो O2 के मोल कितने हैं, या टोटल मोल यहां पर कितने हैं, अगर इसका 1 मोल बनेगा मर्करी का तो हाफ मोल O2 के बनेंगे. तो 1.5 दैट इज 3 बाय 2. तो O2 के मोल आ गया 1 बाय 2 डिवाइड बाय टोटल मोल इज 3 बाय 2 इंटू टोटल प्रेशर P रेज टू पावर 1 बाय 2 इंटू प्रेशर ऑफ मर्करी कितना होगा,
मोल फ्रैक्शन ऑफ मर्करी, मोल फ्रैक्शन ऑफ मर्करी में क्या आएगा, मर्करी का 1 मोल है डिवाइड बाय टोटल मोल इज 3/2 इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है, तो दिस विल बी P⁻³ 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन या तो ए आएगा या सी आएगा। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो दिस विल बी P⁻³ इंटू 2 डिवाइड बाय 3⁻³/2। तो आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो यहां पे PCl5 डिकम्पोज कर रहा है PCl3 प्लस Cl2 में, और इनिशियल मोल इसके 3 दिए हैं तो इन दोनों के 0 होंगे। फिर ये 3 माइनस एक्स, ये दोनों वैल्यू आएंगी x, और यहां हम लिख सकते हैं कि टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितने हो गए, 3 माइनस एक्स प्लस 2x दैट इज 3 प्लस एक्स। तो Kp का जो एक्सप्रेशन था जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा इसके लिए, वो डायरेक्टली था px² माइनस x², और a थे इनिशियल नंबर ऑफ मोल ऑफ PCl5। तो a आ जाएगा यहाँ पे 3, तो ये आ जाएगा p टोटल इंटू x²/9 माइनस x²। ठीक है, तो इतना तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं। अब सेकंड इज कि हमें क्या चाहिए, Kp भी अननोन है, प्रेशर पूरे सिस्टम का दिया गया है, यस 2.05। ठीक है, तो P टोटल इज गिवन एज 2.05, पर x भी अननोन है। एक इक्वेशन और 2 अननोन सॉल्व नहीं होंगे, पर क्योंकि ये तीनों कंपोनेंट यहां पर गैस के हैं, टेम्परेचर भी दिया है, वॉल्यूम भी दी है, प्रेशर भी दिया है, तो PV इज इक्वल टू nRT को यूज करके हम नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मोल कितने हैं। ठीक है, तो वो 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू उतना कर देंगे हम। तो प्रेशर इज गिवन 2.05, वॉल्यूम इज गिवन 100 लीटर्स, n इंटू आर की वैल्यू आ जाएगी 0.0821 इंटू टेम्परेचर इज 400। ठीक है, सॉरी नॉट 400, दिस इज 500। तो यहां से n कैलकुलेट करेंगे, n विल कम आउट टू बी 5। तो 5 मोल बनते हैं टोटल। ठीक है, क्योंकि ये PV इक्वल टू nRT में टोटल प्रेशर था, टोटल वॉल्यूम, तो ये टोटल मोल्स आएंगे। तो टोटल मोल अगर 5 आ गए तो इट मीन्स 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5, तो यहां से x आ जाएगा 2। अब x को इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो Kp आ जाएगा टोटल प्रेशर 2.05 इंटू 2² डिवाइड बाय 9 माइनस 2² 4 दैट इज 5, तो ये आ जाएगा 1.64। ठीक है, नाउ यू कैन नोट डाउन द आंसर। ओके, तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। ये IIT 1985 का क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन इज। तो 4 ऑप्शन में हमें रिवर्सिबल यहां पर बताना है। देखो, इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं और काफ़ी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वाले क्वेश्चन जनरली ये रहते हैं, क्योंकि किसी भी रिएक्शन को देख के डायरेक्टली ये बताना कि ये रिवर्सिबल होगा नहीं होगा, उसमें आपको केमिकल इक्विलिब्रियम के अलावा और भी कॉन्सेप्ट्स का बेसिक थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन है लेड नाइट्रेट प्लस सोडियम आयोडाइड गिव्स यू लेड आयोडाइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे एक सब्सटेंस सॉलिड में, मतलब लेड आयोडाइड प्रेसिपिटेट कर रहा है। ठीक है, तो वो प्रेसिपिटेट कर जाएगा तो बेसिकली वो सॉल्यूशन से बाहर चला जाएगा। ओके, और सॉल्यूशन से बाहर चला गया तो वापस NaNO3 और PbI2 आपस में कंबाइन करके रिवर्स रिएक्शन दे, इसके चांसेस बहुत कम होंगे, तो ये रिवर्सिबल नहीं होगा। सेकंड वाले में भी AgCl प्रेसिपिटेट कर जाएगा तो बॉटम पे सेटल हो जाएगा, तो सॉल्यूशन में इसकी प्रेजेंस नहीं रहेगी, तो ये भी रिवर्सिबल नहीं होगा। थर्ड में हाइड्रोजन गैस है, गैस सिस्टम से एस्केप कर जाती है अनलेस अनटिल कहा गया हो कि ये एक ये एक क्लोज्ड कंटेनर में रिएक्शन हो रहा है, तो हाइड्रोजन गैस एस्केप कर जाएगी, तो डेफिनेट सी बात है कि रिवर्स होना पॉसिबल नहीं है। सिर्फ फोर्थ ऑप्शन है जहां पर ना तो कोई सॉलिड है, तो कोई प्रेसिपिटेशन नहीं हो रही, कोई गैसेस सब्सटेंस नहीं बन रहा जो कि एस्केप कर जाए,
तो KNO3, NaCl, KCl, NaNO3 ये सारे के सारे सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहेंगे आयंस, तो रिवर्सिबल रिएक्शन होने के चांसेस कंप्लीट हैं। तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन। और जो प्रीवियस IIT के क्वेश्चन होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नीट एस्पिरेंट्स, क्योंकि बहुत पुराने जो IIT के क्वेश्चन हैं वो अब नीट में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, द रिएक्शन विच प्रोसीड्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इज। तो यहां पर देखो फर्स्ट जो रिएक्शन है दिस इज Fe2O3 प्लस 6HCl। तो ये Fe2O3 यहाँ पर हमारे पास बेसिक ऑक्साइड है और ये एसिड है, तो ये बेसिकली एक एसिड बेस रिएक्शन है जिसमें सॉल्ट प्लस वाटर बन रहा है। और एसिड बेस रिएक्शन जनरली इरिवर्सिबल होते हैं, सिर्फ डायरेक्टली फॉरवर्ड ही जाते हैं, बैकवर्ड नहीं आते। तो ये एक एसिड बेस रिएक्शन है। सेकेंड अगर हम बात करें NH3H2O, NaCl, NH4Cl प्लस NaOH, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो बाकी तीनों यहाँ पर रिवर्सिबल हैं, सिर्फ फर्स्ट जो है ये एक एसिड बेस रिएक्शन होगा जो इरिवर्सिबल होगा, सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 27, when two reactants A and B are mixed to give product C and D, the reaction quotient Q at the initial stages of the reaction। तो जब भी हम रिएक्शन लिखते हैं A प्लस B gives you C प्लस D, तो Q क्या होता है? कंसनट्रेशन ऑफ C इंटू कंसनट्रेशन ऑफ D डिवाइड बाय कंसनट्रेशन ऑफ A इंटू कंसनट्रेशन ऑफ B। तो इनिशियल स्टेजेस में रिएक्टेंट तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा होंगे, पर जो प्रोडक्ट है C और D वो बहुत ही कम होगा। ठीक है, तो Q क्या होगा? 0 होगा, या टाइम के साथ डिक्रीज करेगा, या इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, या इंक्रीजेज विद टाइम। देखो इनिशियल स्टेजेस बोला है, एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन नहीं बोला। स्टार्टिंग में C और D 0 होंगे तो Q 0 होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकती बिकॉज इनिशियल स्टेजेस कहा गया है, ना कि स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन। और जैसे जैसे रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा C और D की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो Q की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो Q इंक्रीजेज विद टाइम। और कब तक बढ़ता है? जब तक कि इक्विलिब्रियम नहीं आता। नाउ द क्वेश्चन नंबर 28, फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन N2 प्लस 3H2 गिव्स यू 2NH3 एट 500 डिग्री सेल्सियस। Kp दिया हुआ है, यहाँ पर Kc निकालना है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, तो Kp इज इक्वल टू KC RT रेज टू पावर डेल्टा Ng, और इस रिएक्शन में डेल्टा Ng कितना होता है? -2। तो Kp की वैल्यू दी है और Kc की वैल्यू निकालनी है। R की वैल्यू हमें पता है, T हमें पता है। ठीक है, तो Kc कितना आ जाएगा? Kp डिवाइड बाय RT रेज टू पावर -2, तो दैट इज 1.44 इंटू 10 रेज टू पावर -5 डिवाइड बाय R की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर आएगा 773 रेज टू पावर -2। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा दैट इज C and D में द डिफरेंस इज ओके, C and D बोथ ऑप्शंस आर सेम। यहाँ पर कभी भी हम टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में नहीं लेंगे। ठीक है, 8.314 वाली वैल्यू नहीं लेंगे बिकॉज हमें प्रेशर जो Kp है उसके यूनिट्स एटमॉस्फेयर में होते हैं, तो R के यूनिट भी लीटर ATM वाला होना चाहिए, मतलब 0.0821 वैल्यू यूज़ करेंगे। तो ये भी गलत है। और ये जो C और D ऑप्शन है दोनों में ही इन्होंने एग्जैक्टली सेम ऑप्शन दिए हैं, तो मे बी टाइपिंग मिस्टेक। ठीक है, तो आंसर विल बी एनी वन ऑफ दीज टू। अब नेक्स्ट बात करते हैं एक क्विक रिवीजन की कि हमने अब तक जो पढ़ा वो बेसिकली क्या क्या पढ़ा। तो स्टार्टिंग के लेक्चर्स में हमने पढ़ा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, कि केमिकल इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम कब आता है? जब सारी मेजरेबल प्रॉपर्टीज टाइम के साथ चेंज होना बंद हो जाए, मतलब वो कांस्टेंट हो जाए टाइम के साथ। फिर इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। फिर इक्विलिब्रियम को आप रिएक्टेंट की तरफ से चल के भी अचीव कर सकते हो, प्रोडक्ट की तरफ से चल के भी अचीव कर सकते हो। तो इट कैन बी अचीव्ड फ्रॉम आइदर साइड।
इक्विलिब्रियम कैनॉट बी अटेन्ड इन एन ओपन वेसल। ओपन वेसल में क्या है, कोई भी गैसेस कंपोनेंट है, इट कैन एस्केप, तो क्लोज्ड वेसल चाहिए। कैटलिस्ट किसी रिएक्शन को स्पीड अप कर सकता है, स्लो डाउन कर सकता है, पर इक्विलिब्रियम के पॉइंट को चेंज नहीं करता, ना ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज कर सकता है। तो जितना वो फॉरवर्ड रिएक्शन को स्पीड अप करेगा उतना ही वो बैकवर्ड रिएक्शन को भी स्पीड अप करेगा। ठीक है। देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ना तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, मतलब आप रिएक्टेंट्स बढ़ा दो कम कर दो, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू उतनी ही रहेगी। प्रेशर बढ़ा दो, वॉल्यूम बढ़ा दो, तो कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम को चेंज करने से के इक्विलिब्रियम चेंज नहीं होगा। ये चेंज होता है सिर्फ टेम्परेचर चेंज करने से। तो के इक्विलिब्रियम डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, और इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी जीरो होता है, मतलब इट इज अ स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम एंट्रोपी। फिर फॉर्मूला हमने पढ़े थे के पी इज इक्वल टू के सी आर टी रेज टू पावर डेल्टा एन जी, और के पी इज इक्वल टू के एक्स इंटू टोटल प्रेशर रेज टू पावर डेल्टा एन जी। ठीक है, बाकी तो हमने सिर्फ एप्लीकेशन ही की हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं कि किस तरह से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और Q को यूज कर सकते हैं टू प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये कैसे कैसे होगा ये अब हम देखेंगे कि इन दोनों वैल्यू को हमें यूज करना है। तो देखो, फर्स्ट केस प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, तो ये हमने इसके ऊपर एक प्रॉब्लम किया भी था, जैसे कि जब के इक्विलिब्रियम, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू वेरी लार्ज है तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इज ग्रेटर। मतलब के इक्विलिब्रियम की बड़ी वैल्यू का मतलब क्या हुआ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो आता है वो क्या आता है, कंसंट्रेशन सी रेज टू पावर सी डी रेज टू पावर डी अपॉन ए रेज टू ए बी रेज टू पावर बी। तो जब सी और डी की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तभी तो के इक्विलिब्रियम भी बढ़ेगा। तो के इक्विलिब्रियम की हाई वैल्यू ये बताती है कि प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है जब इक्विलिब्रियम आया। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा कब होगी, जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में काफ़ी जा चुका है, मान लो 70% तक रिएक्शन हो चुका है, 80% तक हो चुका है, 90% तक हो चुका है। ठीक है, तो हाई वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम हमें यह बताती है कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इज ग्रेटर। फिर अगर के इक्विलिब्रियम की वैल्यू मॉडरेट है, ना ज़्यादा बड़ी है ना ज़्यादा कम है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ओके ओके है, ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि 50-50, 40-60, 60-40 कुछ ऐसा है। तो इसका मतलब हुआ कि बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट इन कंपेरेबल और सिग्निफिकेंट कंसंट्रेशन। तो ऐसा भी नहीं है कि रिएक्टेंट बिल्कुल ही खत्म हो गया और रिएक्शन बिल्कुल कंप्लीशन के पास चला गया है, या ऐसा भी नहीं है कि रिएक्टेंट बहुत ही ज़्यादा है, जस्ट स्टार्ट ही हुआ है रिएक्शन। ठीक है, मतलब रिएक्शन हो गया है, कहीं बीच में जाके पहुंच गया है मॉडरेट वैल्यू का। और के इक्विलिब्रियम की वैल्यू अगर वेरी लो वैल्यू है, इट मीन्स रिएक्शन हैज़ वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम। तो मतलब इक्विलिब्रियम एकदम से ही आ गया, मतलब जिस रिएक्शन स्टार्ट हुआ था हार्डली मेरे ख्याल से 5%, 10%, 12%, 15% इस तरह से इतना हुआ होगा, और उसके बाद इक्विलिब्रियम आ गया। तो लो वैल्यू बताती है कि रिएक्शन ज़्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं गया है। ठीक है, तो इसको अगर हम टाइम लाइन के थ्रू देखने की ट्राई करें तो मान लो ये है 0 और ये 100, मतलब ये 0 है जब आपके पास रिएक्टेंट्स पूरे हैं, आप स्टार्ट कर रहे हो। 100% जब रिएक्टेंट्स खत्म हो गए, रिएक्शन पूरा 100% हो गया। ठीक है, तो जब आप इस रीजन के पास होंगे, 100% के पास होंगे, तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या होगी, वेरी लार्ज।
जब आप बीच वाले रीजन में होंगे तो के इक्विलिब्रियम क्या होगा, मॉडरेट वैल्यू होगी, और जब शुरुआत वाले रीजन में होंगे तब के इक्विलिब्रियम क्या होगा, लो या वेरी लो। तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू को देख के हम ये बता सकते हैं कि रिएक्शन कितना दूर तक गया और इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर है कि कैसे हम एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन प्रिडिक्ट करेंगे। सो नाउ यू कैन नोट इट डाउन। Next is the question number 29. H2O gases gives you is in equilibrium with H2O liquid, इसका Kc है 480. सेकेंड है Cl2 gases in equilibrium with 2 chlorine gases, Kc दिया गया है 2.6 इंटू 10⁻12. थर्ड रिएक्शन के लिए 3.1 इंटू 10⁻³ एंड फोर्थ रिएक्शन के लिए 9.1 इंटू 10⁻18. टेम्परेचर चारों के लिए 298 है, प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर. तो वी नीड टू डिफाइन कि व्हाट इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टेंडेंसीज टू प्रोसीड टुवर्ड्स कंप्लीशन. ओके, तो अब इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टेंडेंसी कि किसकी कंप्लीशन मतलब रिएक्शन को कंप्लीट करने की टेंडेंसी ज़्यादा है. देखो अब यहाँ पर जो सबसे हायर वैल्यू है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वो ये है फोर्थ के लिए. ठीक है, मतलब ये इतनी हाई वैल्यू है, किसका मतलब है कि रिएक्शन ये ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे था जब इक्विलिब्रियम आ गया. ठीक है, मतलब इस रिएक्शन की टेंडेंसी इक्विलिब्रियम की तरफ जाने की ज़्यादा थी, तभी तो इतने दूर तक पहुंचा, ये इतनी हाई वैल्यू तक आया है. और इसकी सेकंड वाले की वैल्यू इतनी लो है, इसका मतलब है कि रिएक्शन जस्ट शुरुआत में ही था कि इक्विलिब्रियम आ गया, तो मतलब उसकी फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी ज़्यादा नहीं थी, या आप बोल सकते हैं सबसे कम थी. ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या बताती है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंडेंसी टू प्रोसीड फॉरवर्ड. ठीक है, तो हायर द वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम हायर इज द टेंडेंसी टू प्रोसीड फॉरवर्ड. तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टेंडेंसी क्या होगा, सबसे कम किसका ऑर्डर होगा, बी का, उसके बाद सी, देन ए, देन डी. ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन हम कर सकते हैं. नाउ नोट इट डाउन. एंड सेकेंड पार्ट भी प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन. अब देखो प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है. लेट अस से आपको कहा गया कि हमारे पास ये रिएक्शन है, ए गिव्स यू बी प्लस सी, और इसका के इक्विलिब्रियम की वैल्यू आपको दे रखी है. ठीक है, और आपको कहा लेट अस अज्यूम कि किसी भी टाइम पे एट एनी टाइम मान लो कि ए की कंसंट्रेशन दी है आपको x1, बी की कंसंट्रेशन दी है आपको x2 और सी की कंसंट्रेशन दी है x3. आपको ये नहीं बताया कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है या नहीं, आपको बताया है कि इसके लिए के इक्विलिब्रियम इतना है और किसी भी टाइम पे हमने इतनी इतनी कंसंट्रेशन इनकी ली. तो अगर हम ये कंसंट्रेशन के साथ रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो अल्टीमेटली रिएक्शन की टेंडेंसी क्या होती है, टेंडेंसी तो होती है कि इक्विलिब्रियम को अचीव करना है. तो पॉइंट ये है कि वो इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए ये जो रिएक्शन है ये फॉरवर्ड जाएगा या ये बैकवर्ड आएगा या ये ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे है इन कंसंट्रेशंस के साथ. ठीक है, तो हमें ये बताना है कि अगर हम किसी भी रैंडम कंसंट्रेशंस के साथ रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो अल्टीमेटली पहुंचना तो उसको इक्विलिब्रियम पे है. तो इसको ऐसे समझ लो कि जैसे ये वाला पॉइंट आ गया इक्विलिब्रियम का पॉइंट, अगर आप पीछे हैं अभी तो आप आगे की तरफ भागेंगे इक्विलिब्रियम पे जाने के लिए, और अगर आप इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट से ऑलरेडी आगे जा चुके हैं तो हम पीछे आएंगे बैकवर्ड. तो हमें बस ये बताना है कि हम कहाँ पर हैं, हम इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट से पीछे हैं या आगे हैं. अगर पीछे हैं तो हम फॉरवर्ड जाएंगे, अगर आगे हैं तो हम बैकवर्ड आएंगे. ये हम कैसे बताते हैं, देखो हमने ये पढ़ा है कि इक्विलिब्रियम पे ही Q इज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम होता है. उससे पहले क्या होता है, Q तो जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ था ये मान लो 0 है और ये 100 है, 100% कंप्लीट हो गया. ठीक है, जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ था तो Q क्या था, 0. धीरे धीरे Q बढ़ रहा है, बढ़ते 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 एक पॉइंट पे Q
के इक्विलिब्रियम के बराबर आ जाता है और इक्विलिब्रियम आ जाता है, फिर Q बढ़ता ही नहीं है क्योंकि वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर आ गया। ठीक है, तो जैसे हम फॉरवर्ड जाते हैं Q इंक्रीजेस अप टू इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, तो जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आता धीरे धीरे Q बढ़ता है। तो आपको Q की वैल्यू मेजर करनी है। तो ये वो वाला रीजन है जहां पर Q इज लेस देन K इक्विलिब्रियम, और ये वो वाला रीजन है जहां पर Q इज ग्रेटर देन K इक्विलिब्रियम। तो अगर आप ऑलरेडी इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट से आगे जा चुके हैं, मतलब आप इस रीजन में हैं जहां पर Q ग्रेटर है, तो आपको बैकवर्ड आना पड़ेगा। ठीक है, और अगर Q की वैल्यू कैलकुलेट करने पे लेस देन K इक्विलिब्रियम आती है तो आपको फॉरवर्ड जाना पड़ेगा। तो इतना सिंपल काम करना है बस। तो ये जो x1, x2, x3 हैं, इनको क्या करना है आपने इस एक्सप्रेशन में डालना है। इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन क्या है, BC/A होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट की, फिर इस वैल्यू को ये जो K इक्विलिब्रियम की वैल्यू दी है उससे से कंपेयर किया। तो अगर Q कम आया तो फॉरवर्ड जाओगे, ज़्यादा आया तो बैकवर्ड। ठीक है, तो उसको लिख भी सकते हैं, इफ Q इज ग्रेटर देन K इक्विलिब्रियम, रिएक्शन प्रोसीड्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। कब तक, अंटिल इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। ठीक है, ये हो गया सेकेंड पॉइंट। इफ Q इज लेस देन K इक्विलिब्रियम तो रिएक्शन प्रोसीड्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन अंटिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। और थर्ड पॉइंट हो गया कि अगर Q K इक्विलिब्रियम के बराबर है तो रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, फिर वो कहीं नहीं जाएगा, ना फॉरवर्ड जाएगा ना बैकवर्ड जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक इतना पार्ट क्लियर है। नाउ यू कैन नोट इट डाउन। अब नेक्स्ट इसके ऊपर एक सिंपल सी प्रॉब्लम देखते हैं एनसीईआरटी का। सॉल्व्ड एग्जांपल 7.7। द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन 2A गिव्स यू B plus C is 2 into 10 raised to power minus 3. At a given time, the composition of reaction mixture is कि A, B, C तीनों की कंसंट्रेशन बराबर है और वैल्यू है 3 into 10 raised to power minus 4 मोलर। तो इन विच डायरेक्शन द रिएक्शन विल प्रोसीड। तो हमें क्या करना है, Q निकालना है। तो Q कितना आएगा इस रिएक्शन का, कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन A का स्क्वायर। तो तीनों की कंसंट्रेशन बराबर है। ठीक है, जब तीनों की कंसंट्रेशन बराबर है तो क्या करोगे, ये भी मान लो इसको x ले लो, तो x इंटू एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर दैट इज 1। तो Q तो 1 आ गया। और K इक्विलिब्रियम कितना है हमारा, 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3। इट मीन्स Q इज ग्रेटर देन K इक्विलिब्रियम। तो रिएक्शन गोज बैकवर्ड। ठीक है, इतना सिंपल क्वेश्चन था। तो Q कैलकुलेट करना था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कंपेयर करना है, बड़ा है तो पीछे आओगे, कम है तो आगे जाओगे। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 31। फॉर द रिएक्शन NO-Br गैसेस गिव्स यू NO गैसेस प्लस हाफ Br2 गैसेस, Kp दिया गया है। If NO-Br, NO and Br2 are mixed at this temperature having partial pressures 0.5, 0.4 and 0.2, will Br2 be consumed or formed? तो एक तो ये रिएक्शन है। चलो पहले आप सिर्फ क्वेश्चन नंबर 31 को नोट डाउन करो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन 1 or 2 minutes एट मैक्स। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली क्या निकालेंगे, हम Q निकालेंगे। और कौन सा, प्रेशर वाली टर्म्स में, मतलब QP बोल सकते हैं आप इसको। तो अगर हम QP कैलकुलेट करें तो वो क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ Br2 रेज टू पावर हाफ, ध्यान रखना इसका हाफ है यहाँ पे, एंड मल्टीप्लाई बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ NO गैस डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ NO-Br। कितने कितने दिए गए प्रेशर, ये 0.20,
रेज टू 1/2 इंटू 0.4 डिवाइड बाय 0.50, तो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 0.36, और Kp कितना दिया है 0.15। तो ऑब्वियसली बात है कि जो Qp है इट इज़ ग्रेटर देन Kp, तो रिएक्शन कहाँ जाएगा बैकवर्ड जाएगा, तो Br2 कंबाइन करेगा NO के साथ और NOBr बनाएगा, तो ऑब्वियसली बात है बैकवर्ड जाएगा तो Br2 विल बी कंज्यूम्ड और NO भी कंज्यूम होगा और NOBr बनेगा। तो आप बोलते हो NO एंड Br2 विल बी कंज्यूम्ड एंड NOBr विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 32। तो सिमिलर ट्रेंड के ऊपर क्वेश्चन ये वाला भी है, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यू कैन टेक 2 मिनट्स ऑफ टाइम। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या होगा, यहां पर पूछा कि कौन सा सेट ऑफ कंसंट्रेशन है एट विच द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। सीधी सी बात है कि अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा है बैकवर्ड से, इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है। ठीक है, और रिएक्शन फॉरवर्ड कब जाता है, जब Q इज लेस देन K इक्विलिब्रियम होता है। ओके, तो K इक्विलिब्रियम है 3 × 10⁻⁴। तो हमें ये देखना है कि किस केस का Q इस वैल्यू से कम आता है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, इसको ज़्यादा दिमाग लगाने का काम नहीं है। आपको चारों के लिए Q मेजर करना है, तो Q का फॉर्मूला भी क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ NO का स्क्वायर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Br2 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ NOBr का स्क्वायर। तो ए ऑप्शन की पहले 3 वैल्यू पुट करो, Q कैलकुलेट करो, फिर B की, C की, D की, चेक करो किस केस में Q लेस देन K इक्विलिब्रियम आ रहा है, दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो यू कैन फाइंड आउट द आंसर। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33। सिंपल क्वेश्चन है, ये रिएक्शन दिया है हेबर्स प्रोसेस, नाम भी याद रख लो। अमोनिया की जो फॉर्मेशन है, ये रिएक्शन को बोलते हैं हेबर्स प्रोसेस। तो Kc दिया गया है, द रिएक्शन विल प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन व्हेन, कब जाता है बैकवर्ड, व्हेन Q इज ग्रेटर देन Kc। ठीक है, सो दैट इज डन। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। ये कौन कौन से फैक्टर्स को चेंज करने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इफेक्ट पड़ता है और नहीं भी पड़ता। ठीक है,